इनकी स्टार्टिंग होती है और हमें एले को दिखाया जाता है जो अपने बालों को कॉम कर रही होती है। एले के गेट के पास कोई चलते हुए आता है। वो एले के गेट को खोलकर हल्का सा झांकते हुए बोलता है। एले को ये बोलकर कि वो आर्थर का एक घोस्ट है, एले को डराने की कोशिश करता है। एले अपने बॉन्ड को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आर्थर होता है। बू आर्थर के ऊपर चढ़कर उसे चाटना चालू कर देता है। आर्थर बू से रुकने के लिए बोलता है। पीछे खड़े एले, भूत क्या मैं तुम्हें अभी भी 4 साल की दिख रही हूँ? आर्थर बोलता है कि मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है मैं ये तो डिजर्व नहीं करता था। एले तुरंत ही वहाँ पर दौड़ते हुए आकर आर्थर को गले से लगा लेती है और उसे बोलती है वेलकम ब्रदर, जो सुनकर आर्थर भी उसे स्माइल करते हुए गले से लगा लेता है। इसे सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर आता है। हमें वहाँ पर सिल्विया को दिखाया जाता है जो उस फाइट के बाद अभी भी रेस्ट कर रही होती है। सोल्जर्स अपनी ड्यूटी के लिए मार्च कर रहे होते हैं और मीटिंग रूम के अंदर मीटिंग चल रही होती है। वहीं पर ग्राउंड पर एले और आर्थर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एले वहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और आर्थर उसे देख रहा होता है। आर्थर एले से पूछता है क्या वो बू के ऊपर सवार होकर ऐसे ही एरोज को शूट कर सकती है, जिसपे एले डिसअपॉइंटमेंट सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि नहीं, अभी नहीं। हेलेन ने मुझे ऐसे बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। बू मुंह करता है तो ऐसा लगता है कि वो मुझे गिराना चाह रहा है, जिसकी वजह से मेरे एक भी एरो निशाने के ऊपर नहीं लगते। वहीं पर आर्थर एले की सारी बातों को सुनते हुए उसे इमेजिन कर रहा होता है और हंसी को अपने रोक रहा होता है। आर्थर एले से पूछता है कि आखिरकार वो अपना कितना टाइम ट्रेनिंग करते हुए गुजारती है, जिसपे एले बोलती है कि मुझे सही से तो नहीं पता, लेकिन 6-7 घंटे तो होते ही होंगे। जो सुनकर आर्थर बोलता है दिन के, तुम्हारी स्टडी का क्या, और क्या तुम अपने दोस्तों के साथ खेलती नहीं हो? जो सुनकर एले बहाने बनाते हुए बोलती है कि कासल के अंदर क्लासेस केवल हफ्ते में एक बार लगती है और मैं अपना होमवर्क एक ही दिन के अंदर खत्म कर लेती हूँ। रही बात मेरे दोस्तों की, तुम्हें पता ही है कि मैं अपने क्लास के अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलर हूँ। जो सुनकर आर्थर उसे घूरते हुए बोलता है कि ओ सच में? आर्थर को इस तरीके से घूरता देख एले के पसीने छूटने लगते हैं। एले बोलती है, तभी वहाँ पर एले अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे उनकी बातों के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो लोग केवल फालतू की बातें और पंचनामा करते हैं। जो सुनकर आर्थर वहाँ पर बेंच पर बैठते हुए बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे उम्र का कोई बच्चा तुम्हारे सर्कल के अंदर मैजिक में इंटरेस्टेड होगा ही होगा। जिसपे एले बोलती है हाँ कुछ है तो, लेकिन ये बोलते हुए एले आर्थर के पास आकर बैठ जाती है। एले बोलती है जैसे ही वो लोग अवेकन होते हैं या तो उनके पेरेंट्स कासल को छोड़ देते हैं या तो वो उन्हें मैजिक स्कूल भेज देते हैं। एले की ये बात सुनकर आर्थर वहाँ पर बोलता है इस कासल के अंदर बहुत ही कमी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मेरी बहन के जैसे अपॉर्चुनिटी है कि वो एक मेज से मैजिक सीख सकते हैं। ऐसे ऑन गोइंग वॉर के अंदर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं जहाँ पर वो न्यू कोर्स को और मैजिक के बारे में आसानी से पढ़ सके बिना किसी चिंता के। आर्थर एले से पूछता है एले क्या तुम मैजिक स्कूल को ज्वाइन करना चाहती हो? जिसपे एले बोलती है ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाओगे। एले की बात सुनकर आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि एले केवल 12 साल की है, लेकिन इसके शब्दों के अंदर ही इसकी मैच्योरिटी झलकती है। लेकिन मैं एले के लिए नहीं चाहता कि वो वक्त से पहले ही इतनी मैच्योर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आखिरकार वक्त से पहले ही बड़ा हो जाना कैसा लगता है। मैं सेल्फिश होऊंगा अगर जो मैं चाहूंगा कि एले पहले जैसी एक इनोसेंट लड़की बनी रहे जो अपने बर्थडे के दिन भी नर्वस हो जाती थी। आर्थर एले से बोलता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं मॉम डैड से बात करूंगा तुम्हारे स्कूल जाने के बारे में। जो सुनकर एले खुश होते हुए बोलती है क्या सच्ची? आर्थर मुंह बनाते हुए बोलता है कि अगर जो वो मान भी गए तो मैं तुम्हें इस तरीके से अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे पीछे एक गार्ड को तो जरूर ही लगाऊंगा। इसी तरीके से आर्थर वहाँ पर बकवास करने लगता है कि तभी वहाँ पर एले आर्थर को गले से लगा लेती है। एले आर्थर से बोलती है कि थैंक यू ब्रदर। जो सुनकर आर्थर भी स्माइल करते हुए एले को गले लगाते हुए बोलता है कि अपनी होप्स को हाई मत रखना, भी हो सकता है। जिसपे एले बोलती है कि अब तुम अपनी बातों से पलट नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा देर हो गई। ये बोलकर एले वहाँ पर आर्थर के पास से उठकर थोड़ी दूर आ जाती है। एले बोलती है कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी अगर जो मैं वहाँ के नॉबल्स को हराना चाहती हूँ, मतलब स्कूल के अंदर नॉबल्स के बच्चों को। जो सुनकर आर्थर वहाँ पर स्माइल करते हुए एले को देखने लगता है। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद हॉलवे पर आता है जहाँ पर आर्थर चलते हुए कहीं को जा रहा होता है। आर्थर वहाँ से चलते चलते जा ही रहा होता है कि आर्थर के बगल में एक रूम होता है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा जोरों से चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसकी वजह से आर्थर भी थोड़ा चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस रूम के गेट को लात मारते हुए प्रोफेसर गाइडन निकलते हैं। प्रोफेसर गाइडन बोल रहे होते हैं मैं एक आर्टिफिशियल हूँ, कोई इकोनॉमिक्स नहीं जो तुम मुझसे उसका काम करवा रहे हो। प्रोफेसर गाइडन वहाँ से निकले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर गाइडन की नजर आर्थर के ऊपर पड़ती है। प्रोफेसर गाइडन तुरंत ही आर्थर के पास आते हुए उसके गालों को पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि आर्थर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिसपे आर्थर बोलता है लेकिन ना मैं कोई इकोनॉमिस्ट हूँ और ना मैं कोई आर्टिफिशियल, आखिरकार मैं आपके किस तरीके से काम आ सकता हूँ? प्रोफेसर गाइडन वहाँ पर आर्थर को सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जिसपे आर्थर बोलता है सो जैसा कि तुम कह रहे हो ब्लैक बैंड और वॉल के बीच में अटैक्स इंक्रीज हो चुके हैं, इसलिए काउंसिल वहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन को इंक्रीज करना चाहता है। जिसपे प्रोफेसर गाइडन बोलते हैं ये बोलना तो आसान है लेकिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, हमारे पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है कि हम लोग हर मेज और हर कैरेज को प्रोटेक्ट कर पाए के अंदर भी। जिसपे आर्थर बोलता है कि आखिरकार ब्लैक हेड में इतना क्या इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। जिसपे प्रोफेसर गाइडन बोलते हैं करंटली इस ब्लैक हेड सिटी के ऊपर हमारे पूरी तरीके से राशन और सोल्जर्स के वेपन के मैन्युफैक्चरिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्थर ये सुनकर अपने मन के अंदर बोलता है ये वॉल अभी भी फ्रंट लाइन के ऊपर अलासन आर्मी और माना बीस्ट के खिलाफ हमारा मेजर डिफेंस है। इस वॉर के अंदर हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी मेंटेनेंस और यहाँ तक लगातार सप्लाईज को पहुंचाना होगा। आर्थर बोलता है कि जितना मुझे याद है ये रूट पूरी तरीके से समतल इलाके और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से अपनी कैरेज को छुपा कर ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर जो ऐसा है तो क्यों ना हम लोग अपने प्लानिंग को चेंज कर दें। अपने कैरेज को प्रोटेक्ट करने से बेहतर यही होगा कि हम लोग अपने रूट को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज करें जहाँ से हम लोग अपनी कैरेज को लेकर जाते हैं। जो
सुनकर प्रोफेसर गार्डन स्माइल करते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारे छोटे से दिमाग के अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है। आर्थर तभी वहाँ पर बोलता है कि आखिरकार उन माइंस का क्या हो रहा है जहाँ से हम लोग अपने शिप्स के लिए फ्यूल्स को निकाल रहे थे। जो सुनकर प्रोफेसर गार्डन बोलते हैं ओ तो तुम कंबस्टियम माइन की बात कर रहे हो, वहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स पे अभी भी खुदाई चल रही है। आकर कंबस्टियम का नाम सुनकर प्रोफेसर गार्डन से पूछता है कि आखिरकार ये कौन सी बला है। इस पे प्रोफेसर गार्डन बोलते हैं कि जैसा कि तुमने हमें बताया था उस स्टीम इंजन के फ्यूल के लिए हमें एक मिनरल की जरूरत पड़ेगी जिसे कोल कहते हैं, मतलब कोयला। प्रोफेसर गार्डन बोलते हैं लेकिन हमने वहाँ पर एक अलग ही मिनरल को खोजा है जो कि पूरी की पूरी शिप को एनर्जी देने का काम कर सकता है, हालांकि इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से कोल से अलग है। प्रोफेसर गार्डन खुश होते हुए बोलते हैं कि ये चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, केवल 10 पाउंड कंबस्टियम की मदद से हम लोग अपनी शिप को 1 डजन माइल पूरी फुल स्पीड से चला सकते हैं। जिस पे आर्थर बोलता है अगर जो ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है। प्रोफेसर गार्डन बोलते हैं क्या तुम कंबस्टियन को यूज करने वाले हो। जिस पे आर्थर बोलता है मुझे थोड़ा सोचने का समय तो दो। वो लोग इसी तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से आर्थर को वहाँ पर कोई बुलाता है। वो एक एल्फ लड़की होती है जो अपना नाम एलेनिस बताती है। एलेनिस बताती है कि कमांडर वेरेन ने उसे आर्थर का नया अटेंडेंट बनाया है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर गार्डन एलेनिस की खूबसूरती देखकर बहुत ज्यादा लड्डू हो गए थे। प्रोफेसर गार्डन वहाँ पर अपने मुंह से टपक रही लार को संभालते हैं। तभी वहाँ पर एलेनिस प्रोफेसर गार्डन को ग्रीट करते हुए बोलती है आप जरूर प्रोफेसर गार्डन होंगे, आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। जिस पे प्रोफेसर गार्डन शर्माते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो फ्लो में उसे रूट की ऑप्टिमाइज करने वाली बात को भी बता देते हैं। आर्थर मुंह बनाते हुए बोलता है क्या तुमने कहा नहीं था कि एक सीक्रेट है। तभी वहाँ पर एलेनिस बोलती है कि जनरल आर्थर मैं यहाँ पर आपको ट्रेनिंग ग्राउंड तक स्कॉट करने के लिए आई हूँ, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था सब कुछ रेडी है। एलेनिस की ये बात सुनकर आर्थर की आंखें बड़ी जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार वहाँ पर रिवॉर्ड में आर्थर ने क्या मांगा था। आर्थर वहाँ पर बोलता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे बैटलफील्ड से थोड़ा रेस्ट चाहिए। आर्थर की ये बात सुनकर कमांडर वेरेन आर्थर की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर पूरा का पूरा सन्नाटा छा जाता है कि तभी वहाँ पर आर्थर बोलता है कुछ ही महीनों के अंदर ये वॉर बहुत ही ज्यादा चिंताजनक पड़ाव पर आ गई है। मैं सारे के सारे लेंसेज के अंदर सबसे ज्यादा छोटा हूँ, लेकिन मैं 2 बार मौत को छूकर वापस आ चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी अगली फाइट किसी लक की वजह से जीतूं या अपने अपोनेंट की केयरलेसनेस की वजह से, इससे पहले की देर हो जाए और मुझे मौका ना मिले। मुझे अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। आर्थर की ये बात कमांडर वेरेन भी शांत होकर सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरेन आर्थर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलते हैं मैं केवल 2 महीने की छुट्टी दे सकता हूँ, इस बीच में तुम्हें ये प्रॉमिस भी नहीं कर सकता तुम्हें तुम्हारी छुट्टियों के बीच में बैटलफील्ड पर बुलाया नहीं जाएगा। तभी वहाँ पर टेसा के फादर बोलते हैं लेकिन आखिरकार तुम कासल के अंदर किस तरीके से ट्रेनिंग करोगे। जिस पे आर्थर बोलता है यही तो मेरी दूसरी विषय है। आर्थर बोलता है कि मुझे मेरी ट्रेनिंग के लिए 4 बहुत ही ज्यादा स्किल्ड कंज्यूरर की जरूरत पड़ेगी जिनके पास अलग अलग तरीके के एलिमेंट के एफिनिटी हो। यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एलेनिस के पीछे पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच गया होता है। एलेनिस ट्रेनिंग रूम के गेट को खोलकर एंटर करती है। वहीं पर हमें उन चारों के चारों कंज्यूरर्स को दिखाया जाता है जिनके अंदर हमें कथालिन को भी दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरेन भी आ जाते हैं। ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं तो सभी के सभी लोग यहाँ पर आ गए। ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं ग्रैंडपा वेरेन वहाँ पर सभी को आर्थर से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं आर्थर तुम प्रिंसेस कथालिन को तो जानते ही होगे, ये प्रिंसेस कथालिन की गार्ड है, इनका नाम हेस्टर फ्लेमवर्थ है। फ्लेमवर्थ का नाम सुनकर आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है। जो सुनकर हेस्टर बोलती है ओ क्या तुम मेरी फैमिली के बारे में जानते हो। जो सुनकर आर्थर जैस्मिन के बारे में याद करता है क्योंकि जैस्मिन भी फ्लेमवर्थ है, मतलब कि वो हेस्टर की फैमिली फ्लेमवर्थ से आती है। जैस्मिन को उसकी फैमिली के अंदर बहुत ही बड़ा लूजर माना जाता है जिसकी वजह से ही जैस्मिन ने अपने घर को छोड़ा होता है। जिस पे आर्थर थोड़ा सीरियस सा फेस बनाते हुए बोलता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से। आर्थर जैस्मिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि जैस्मिन तुमसे वापस से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, पर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहीं पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो आर्थर से बात करते वक्त उसके गाल पूरी तरीके से लाल होते हैं। सॉरी जैस्मिन नहीं कथालिन। कथालिन बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेन करने के लिए आया हूँ, मेरा मतलब तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना प्रिंसेस कथालिन। इसी बीच आर्थर अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि सीरियस एकेडमी के मुकाबले कथालिन का माना पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि इसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। तभी वहाँ पर हेस्टर बोलते हैं कि कमांडर वेरेन ने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के अंदर मदद करूं, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिंसेस कथालिन को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए अगर जो तुम दोनों लोग एक ही जगह पर हुए तो मैं दोनों चीजें साथ ही में कर पाऊंगी। इसी के साथ ही साथ हम लोग कथालिन के आइस एफिनिटी को भी यूज कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि अभी अभी प्रिंसेस कथालिन अपने डार्क येलो कोर स्टेज तक पहुंची है। कथालिन वहाँ पर शर्माते हुए आदर से बोलती है अगर जो मुझे जल्दी जल्दी पावरफुल होना है तो मुझे माशा कथालिन के ओकेजनल ट्रेनिंग सेशन के अलावा अलग से और कुछ करना होगा, इसलिए तुम्हारी मदद करने में मुझे खुशी होगी। कथालिन ये बोली रही होती है कि तभी वहाँ पर पीछे से आवाज आती है एक नाइट और एक प्रिंसेस, ये तो एक क्लासिक पेयर है। हमें दिखाया जाता है कि जिस पर्सन ने बोला होता है वो एक ड्वार्फ होता है। वो पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई जनरल आर्थर। ये बोलते हुए वो आर्थर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। वो अपना नाम ये बताता है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुझे प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म में बुहेंड कह के बुलाते हैं, लेकिन मैं इसे बनहेड कह के बुलाऊंगा। आर्थर जैसे ही उससे हाथ को मिलाता है आर्थर को महसूस होता है कि उसके हाथ बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। वो आर्थर के हाथ के ऊपर अपनी ग्रिप को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन आर्थर के फेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते। जैसे देखकर बनहेड बोलता है ये बुरा नहीं है। अभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं कि ये
बनेट तुम इस बच्चे से थोड़ा केयरफुल रहना, ये लेंस केवल अपने खूबसूरत चेहरे के बलबूते पे नहीं बना है। ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं आर्थर ये मोटी बुद्धि मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये इस तरीके से दिखता है लेकिन जब बात अर्थ एलिमेंट मैजिक की आती है तो ये एक जीनियस है। जो सुनकर बर्नेट गुस्से में आ जाता है। बर्नेट बोलता है कि अबे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हें पता भी है कि मेरे होम टाउन में मेरे इस चेहरे के पीछे लड़कियां मरती हैं। जिस पे ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं कि तुम्हारे लुक्स के बारे में यहाँ पर किसी ने नहीं बोला, इसलिए अपनी मोटी गांड को चिपका कर वहीं पर बैठ जाओ वरना मैं नंगा करके मारूंगा। वहीं पर आर्थर बर्नेट को देखते हुए बोलता है ड्वार्फ्स ने हमें यहाँ पर इतने टाइम धोखा दिया है तो ये ऑब्वियस है कि वेरन अपने ड्वार्फ फ्रेंड के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करा रहा है जिससे ड्वार्फ के प्रति हमारे ट्रस्ट को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। लेकिन बर्नेट अगर जो इतना ही ज्यादा वेरन के क्लोज था तो आखिरकार राधेश को कोई क्यों ड्वार्फ का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। मैं इस चीज को एडमिट तो नहीं करना चाहता लेकिन ड्वार्फ से ऐसे मिलना जिससे पहले कभी मैंने देखा ही नहीं, इसने मुझे एक एज पे लाकर खड़ा कर दिया है। आर्थर अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है मैं सच में रेसिस्ट हो रहा हूँ। हाँ तू हो रहा है, तुझे नहीं पता लेकिन तू हो रहा है। तभी वहाँ पर एक और पर्सन को ग्रैंडपा वेरन इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं। इनसे मिलो, इनका नाम कामुस सलारिडोन है। जबान दम तोड़ दे रही है मेरी, इसको मैं सलार कह के बुलाऊंगा फॉर माय पर्सनल बेनिफिट। ग्रैंडपा वेरन वहाँ पर आर्थर को सलार के बारे में बताने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर सलार उनको बीच में रोक देता है। सलार बोलता है कि इसको मेरे नाम के अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर केवल इसे स्पार करने के लिए आया हूँ, अपना कैरेक्टर स्केच देने के लिए नहीं। सलार आर्थर को बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करने लगता है। उसे देखते हुए आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है इसने वेरन की बात को बीच ही में काट दिया। यहाँ पर केवल दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये बहुत ही ज्यादा ब्रेव है या फिर ये वेरन के बहुत ही ज्यादा करीब है, और शायद दोनों भी हो सकते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं चलो ठीक है, मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे सभी के यहाँ पर ये हफ्ते अच्छी तरीके से गुजरे। ग्रैंडपा वेरन वहाँ से जाते हुए बोलते हैं एलेनस और एमिली यहाँ पर सबको संभाल लेंगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि काउंसिल के अंदर मेरे पास बहुत ही सारा काम है जिसे मुझे पूरा करना है। ग्रैंडपा वेरन वहाँ से जाते हैं कि तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है। एमिली के हाथों के अंदर एक सूटकेस होता है। एमिली बोलती है कि इससे पहले कि हम लोग ट्रेनिंग सेशन को चालू करें हमारे पास कुछ है जो मुझे करना है। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ देर बाद पर आता है। वहीं पर हमें एमिली के उसी सूटकेस को दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ आर्मर टाइप की चीज पड़ी हुई होती है। वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है जहाँ पर एमिली ने उसी आर्मर जैसी चीज को आर्थर को पहना दिया होता है। आर्थर बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कब तक मेरे साथ ड्रेस अप डार्लिंग खेलोगे।